मेरा मीडियम हिंदी है और हिंदी मीडियम से हम अपनी मेहनत से फर्स्ट रैंक लाने की क्षमता रखते हैं और मुझे लगता है कि हम मेहनत करेंगे ना तो मुझे ज़रूर हम हिंदी मीडियम से ला सकते हैं फर्स्ट रैंक। के अंकल हैं वो भी कहते रहते हैं कब बनोगी। हम कहते हैं पेशेंस। अगर हम यूपीएससी में आए हैं ना तो मुझे पेशेंस रखना चाहिए और रखना है और मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है। करंट अफेयर की स्पेशली एक आंसर राइटिंग करते हैं डेली, एक स्पेशली करंट अफेयर की आंसर राइटिंग, दो जो क्लास चल रही होती है जैसे ज्योग्राफी चल रही है 2 आंसर राइटिंग उसकी 3 और 2 अभी आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है तो 4-5 मेरा होता है और ऑप्शनल भी 1-2-3 आप ये समझिए डेली बेस पे मेरा 5-6-7 आंसर राइटिंग हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अभिभांशु और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बताया कि इस समय हम यूपीएससी एस्पिरेंट या एसएससी एस्पिरेंट तो इन सब के साथ वीडियो करते हैं। तो अभी हम एक यूपीएससी एस्पिरेंट के रूम पर आए तो इनसे हम जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, साथ साथ कोचिंग्स वगैरह कहाँ पर करते हैं, तैयारी किस तरीके से चल रही है, क्या बुक लिस्ट वगैरह फॉलो करते हैं। तो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम जानने वाले। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। हेलो जी, क्या नाम है आपका? जय हिंद। आई एम ज्योति शुक्ला फ्रॉम प्रयागराज। तो आपने थोड़ा एजुकेशन के बारे में बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई मेरी ग्रेजुएशन हुआ है कानपुर यूनिवर्सिटी से और पीजी हुआ है मेरा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा यूनिवर्सिटी है यहीं प्रयागराज में, उससे मेरा MSW हुआ है सोशल वर्क। जी। तो अभी जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रही थी तो उसके बाद आपको कहाँ से आइडिया आया या फिर कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला कि हमें जो है सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए, उसकी तैयारी करना चाहिए? हमें मोटिवेशन जब हमने टॉपर्स के वीडियोस देखा तो मुझे लगा कि जब इतने सारे लोग इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जिनका अच्छा नहीं था और जो ऐसे क्षेत्र से आते थे जहाँ कोई सुविधाएं भी नहीं होती थी और वो सेल्फ स्टडी से या कोचिंग से कैसे भी करके वो IAS बनते थे मेहनत करके, तो मैंने YouTube पे देखा। इसके बाद मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए, जब वो करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। फिर हम 2020 में फर्स्ट अटैम्प्ट दिए थे IAS का और इसके बाद जब मैंने अटैम्प्ट दिया तो मुझे लगा कि हाँ काफ़ी अच्छा स्कोर हम कर रहे हैं और हम कर सकते हैं अगर मेहनत करें तो। 2-3 महीने करके ही मैंने दिया था प्रीलिम्स। तो इसके बाद हमने 21 में कोचिंग ज्वाइन कर ली। पहले हमने सेल्फ स्टडी से प्री दिया, मुझे लगा गाइडलाइन की ज़रूरत है, मेंस में दिक्कत आ रही थी, प्रॉब्लम्स की वजह से हमने कोचिंग ज्वाइन किया। फिर ध्येय IAS में कोचिंग ज्वाइन करने के बाद 21 में जैसे ज्वाइन किया लॉकडाउन लग गया, क्लासेस ऑफ हो गई, सेल्फ स्टडी होने लगी रूम पे ही और फिर चलता रहा। ओपन हुई कोचिंग और तैयारी कंटिन्यू है। ऐसा ही है कि सेल्फ स्टडी से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यूट्यूब पे अब सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं तो सेल्फ से भी हो सकता है, बट मुझे लगा था कि गाइडलाइन लेनी चाहिए मेंस के तौर पे। तो मैंने प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग देख करके प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की थी, दोनों को एक साथ ले करके स्टार्ट की थी प्रिपरेशन। तो जैसा कि आप बता रही हैं कि आपने 2021 से कोचिंग ज्वाइन की थी, तो क्या उससे पहले आप तैयारी कर रही थी थोड़ा बहुत या फिर कोचिंग में आने के बाद ही तैयारी स्टार्ट? कोचिंग से पहले 6 महीने पहले हमने सेल्फ स्टडी किया था, तो वही 6-7-8 महीने पहले। तो मैंने अटेम्प्ट दिया था, अक्टूबर में था, IAS का प्री था जिसमें कि मेरा क्लियर ना होने की वजह से सेल्फ स्टडी से किया था। प्री तो क्लियर हो गया लेकिन मेंस में मुझे प्रॉब्लम्स हो गई और इसकी वजह से हमने क्लास सोचा कि ज्वाइन कर लेते हैं और मुझे अच्छी गाइडलाइन मिलेगी। तो हम ध्येय IAS में गए और ध्येय IAS को ज्वाइन किए और वहाँ पे आंसर राइटिंग के लिए इस टाइम तो क्लास भी चल रही है आंसर राइटिंग प्रोग्राम की, सैटरडे और संडे, तो काफ़ी हेल्पफुल है और मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं इस वजह से क्योंकि इतनी अच्छी आंसर राइटिंग के लिए वहाँ पे टिप्स दी जाती हैं, इतने सपोर्टिव टीचर्स हैं, तो बस लगे हुए हैं। और जी, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह वहाँ पर कराई जा रही है, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट को कहीं ना कहीं जो है आंसर राइटिंग में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो क्या किस तरीके से वहाँ पर आंसर राइटिंग कराई जा रही है? आंसर राइटिंग वहाँ पे सैटरडे और संडे को क्लास चल रही है जिसमें कि सैटरडे को GS का सेकेंड पेपर कराया जा रहा है और संडे को थर्ड पेपर। तो सेकेंड पेपर विनीत अनुराग सर करा रहे हैं थे IAS में, बहुत ही अच्छे टीचर है। आप ये समझिए कि जिस बच्चे को ना आता होगा, नथिंग होगा और उसको लिखने में डर लग रहा होगा आंसर राइटिंग कहाँ से स्टार्ट करें,
वो भी कर ले जाएगा। इतने अच्छे से वहाँ पे आपको मतलब मोटिवेट करते हैं और बताते हैं कि हाँ आप कर सकते हो। और हम नथिंग थे, जीरो थे, हम अभी भी मानते ही हैं, बट जब मैंने स्टार्ट किया और करने की कोशिश की तो सर लोग काफ़ी बोले कि हाँ बहुत अच्छा है, अब आप एवरेज लिख ले जा रहे हो। कभी ये तो नहीं बोलेंगे कि आपका परफेक्ट हो गया, क्योंकि परफेक्ट होता ही नहीं है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह आप घर पे भी करती हैं, तो क्या मतलब जैसे वहाँ पर चेक कराते हैं तो क्या स्कोर आ रहा है अभी आप हमारे व्यूअर्स को बता सकती हैं? हाँ, जैसे 10 में अगर देखा जाए, 10 में सर नंबर देते हैं तो मेरे 6, 6.5, 6, 6.5, 5 ऐसे हो जाते हैं। 7 सर नहीं देते हैं, 7 नंबर कहते हैं कि अभी और मेहनत की ज़रूरत है। और बोलते भी हैं कि गुड, वेरी गुड, काफ़ी अच्छा है, इम्प्रूवमेंट अच्छी हुई है। क्लास में ही सर सबके सामने भी बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि जब इतना अच्छा बोल रहे हैं तो हमें और अच्छा करने की ज़रूरत है। और आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम्स ये आती है कि कुछ बच्चे जो हैं वो करने में हिचकिचाते हैं, हेजिटेट होते हैं कि इंट्रो कैसे लिखें और क्या कैसे करें। तो स्टार्टिंग में सर बताते हैं कि 20 से 25 वर्ड इंट्रो में लिखिए, फिर पैराग्राफ या पॉइंट, लास्ट में कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए कि आप भविष्य के तौर पे क्या सोचते हैं, क्या कर सकते हैं। किताबी कीड़ा की तरह नहीं, अपनी सोच को वहाँ पे निष्कर्ष में डालते हैं। तो आप अगर आंसर राइटिंग की अपनी जो कॉपी है वो आप हमारे व्यूअर्स को दिखा सके तो अच्छा। हाँ बिल्कुल, हम दिखा सकते हैं आपको। इस टाइम पे हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, तो ये ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग है। आंसर राइटिंग की कॉपी है, मैंने तो जो चेक होती है वहाँ पे लगभग यहाँ किया है इतना। हाँ चेक होती है, वो सर जैसे नीचे मैनेजमेंट में सर बैठते हैं तो वो भी कॉपी चेक करते हैं। आप उनको कॉपी जमा करोगे तो वो चेक करके देंगे। और पर्सनली अगर टीचर से आप बात करते हो तो वो भी इतने अच्छे से समझाएंगे, बताएंगे, अच्छा रहता है। हम ज़्यादातर ना टीचर्स के पास ही जाके चेक कराते हैं, नीचे तो जमा करते हैं या देते हैं, बट टीचर्स के पास मुझे लगता है कि तो ये नोट्स टाइप का है, इसी में आप लिखते हैं, यही चेक करवाती हैं? हाँ ये यूपीएससी की नोट्स है जैसे कि। अच्छा, ये आंसर राइटिंग की कापी है सारी? हाँ ये तो उसके बाद जैसे कि जहाँ चेक जो चेक हुआ है वो चीज़ दिखा दीजिए थोड़ा में। इसमें तो और कॉपियाँ हैं। जैसे कि हमने कुछ स्टूडेंट से भी बात कर रहे थे, हम कुछ वीडियो में हमने दिखाया भी था, तो वहाँ पर क्या था कि जब कॉपियाँ चेक होती हैं तो वहाँ पर सजेशन या सुझाव भी देते हैं, तो क्या उस तरीके का यहाँ भी दिया जाता है? बिल्कुल दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये चेक किए हैं सर। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कॉपियाँ हैं और इस तरीके से अंडरलाइन करके जो है चेक करते हैं, और बाकी जो भी सजेशन या सुझाव होता है वो यहाँ पर शायद दिया जाता है। हाँ ये देखिए, ये पीएमआई की अभी पीएमआई का चल रहा है, जिसमें कि सेम टू सेम आईएएस जैसा ही है, प्री मेंस इंटरव्यू टाइप का। ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये जैसे कॉपियाँ थी तो ये कोचिंग की तरफ से प्रोवाइड की गई थी? हाँ ये पीएमआई हमने ज्वाइन किया था, ध्येय आईएएस वाले बच्चों को थोड़ा उसमें कम में था और हमने इसको ज्वाइन किया पीएमआई बैच, तो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा। और ऐसे ही लिखते हैं कि आप ऑर्थनेटिक नहीं हो रहा है उत्तर, और ये अनुच्छेद 50 लिखिए, या फिर यहाँ पे स्टार्टिंग में एक बेहतर विकल्प बता सकते हैं। ये मतलब सारी जो भी चीज़ें सजेशन या सुझाव होता है वो चीज़ें यहाँ पर दिया जाता है। हाँ बिल्कुल। तो क्या जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह वहाँ पर कराई जाती है, तो उसका फीस वगैरह पड़ता है या फिर जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके लिए फ्री रहता है? जो आंसर राइटिंग का सेशन अभी स्टार्ट हुआ है सैटरडे संडे, तो इसकी कोई फ़ी नहीं है, फ्री में। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं, वो आके ध्येय के स्टूडेंट होने चाहिए, ये है। और एक कार्ड बना के देते हैं और उसके बेस पे एंट्री होती है और बच्चे वहाँ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप बता रही 2021 में आपने एडमिशन लिया था, तो फीस वगैरह उस टाइम कितनी पड़ी थी, या और कौन सा बैच आपने ज्वाइन किया था, लगभग प्री मेंस मिला के या फिर सिर्फ? हाँ प्री मेंस मिला के हमने ज्वाइन किया था, PHE 9 बैच इवनिंग वाली हमारी, और उसमें 76,000 थी मेरी फ़ी थी, ओनली GS की 76,000, CSAT की नहीं। मुझे CSAT पे मेरा कमांड है तो CSAT का मैंने नहीं ज्वाइन किया था। और उसके बाद जैसे कि बहुत सारे लोग जो है जानना चाहते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ प्रयागराज में अभी पढ़ रहे हैं, तो वो यदि दूसरी शाखा में जाना चाहते हैं, मान लीजिए ध्येय आईएएस की लखनऊ हो गया या फिर दिल्ली हो गया, तो यहाँ जाना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए सुविधा प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे? हाँ बहुत सारे बच्चे दिल्ली गए हैं अभी हाल ही में। हमारे फ्रेंड सर्किल में कुछ लोग हैं जो कि ध्येय आईएएस में यहाँ पे पढ़ते थे, बट उन्हें शायद
दिल्ली जाना था, यहाँ पे एडमिशन उन्होंने लिया था बट ट्रांसफ़र करवा करके सर से दिल्ली चले गए हैं और दिल्ली में अभी क्लास कर रहे हैं। तो फीस वगैरह उतनी रहती है या फिर डेली का अलग चार्ज देना पड़ता दिल्ली का जितना चार्ज होगा उतना देना पड़ेगा, यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ की फ़ी कम है प्रयागराज की, और दिल्ली की जितनी फ़ी है प्लस करके उतना देना पड़ता है। है? कि हम थोड़ा जानना चाहें क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि मान लीजिए ऑफलाइन हम क्लास ज्वाइन करते हैं तो क्या और वो सारी चीज़ें ऑनलाइन भी प्रोवाइड की जाती हैं? हाँ, ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन की सुविधा है सर, ऑनलाइन देते हैं। और जो भी क्लासेस चाहिए होंगी ना, अगर वो सब्जेक्ट नहीं भी चला है सिलेबस, मैनेजमेंट में जाके बोला जाएगा कि सर मुझे इसकी क्लास चाहिए, इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो देंगे सर, ऑनलाइन भी देंगे। और ऑफलाइन अगर कोई बच्चा करना चाहता है किसी और बैच में तो उसकी भी परमिशन देंगे और जाके क्लास कर सकते हैं। मतलब इतने हेल्पफुल हैं कि जो बच्चे करना चाहते हैं ना उनको बिल्कुल रोक नहीं है, आप ये समझिए। तो जैसे कि एक जो यूपीएससी की जर्नी होती है कहीं ना कहीं बहुत लंबी जर्नी होती है, तो हम थोड़ा जानना चाहें क्योंकि जब तक आप टाइम मैनेज नहीं करते हैं तब तक शायद आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो आपका क्या डेली रूटीन रहता है, मतलब किस तरीके से आपका टाइम टेबल आप फॉलो करते हैं? मेरा डेली का रूटीन, हाँ, इंसान डीमोटिवेट होता है काफ़ी टाइम, हम भी हो जाते हैं। मेरे अंकल हैं वो भी कहते रहते हैं कब बनोगी कब बनोगी, हम कहते हैं पेशेंस। अगर हम यूपीएससी में आए हैं ना तो मुझे पेशेंस रखना चाहिए और रखना है, और मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है तो मेहनत करते हैं। तो मेरा टाइम टेबल ये है कि मॉर्निंग में लाइब्रेरी होती है 6 to 12, बट लाइब्रेरी में भी सपोर्टिव, मुझे अब तक सपोर्टिव लोग ही मिले, चाहे टीचर्स चाहे कहीं भी, तो सपोर्टिव है। 6 to 12 होता है और हम 1-1.5 घंटे 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठ जाते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं, मना नहीं करते। तो 6 से 1:30-2 तक मेरी लाइब्रेरी होती है, फिर 1-8 घंटे रूम पे, फिर रेस्ट। और शाम को 5 बजे से हमारी क्लास होती है, 5:30 से, तो निकलना पड़ता है 5 बजे। फिर रूम पे, हाँ, लाइब्रेरी के बाद और कोचिंग के बाद रूम पे 2-3 घंटे। तो ऐसे मेरी अगर देखा जाए तो घंटे के अकॉर्डिंग तो पढ़ाई नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। कुछ लोग घंटे के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और सक्सेस होते हैं, कुछ लोग अपने फॉलो करते हैं कि हाँ हमें टॉपिक के अकॉर्डिंग, वो अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। हम घंटे के भी अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, वैसे भी पढ़ते हैं। तो ओवरऑल लगभग कितना घंटा पढ़ाई हो जाती होगी एक दिन में? कम से कम तो 10-12 घंटे तो हो ही जाती है। और ख़ुद को सेल्फ रखने, मतलब मोटिवेट रखने के लिए जैसे पिक विक भी क्लिक कर लिया, कहीं घूमने तो नहीं जाते लेकिन पिक विक भी क्लिक कर लिया, मोटिवेट होने के लिए काटो ऐसे वीडियो वगैरह अपना देख लिए या बना लिए, वो सेल्फ मोटिवेशन के लिए कि अगर हम हैप्पी रहेंगे, हम खुश रहेंगे तो कर पाएंगे, तो हमें खुशियाँ मिलती है उससे, जिससे हम मोटिवेट होते हैं। और तो जैसे कि अभी आप मोटिवेशन की बात कर रही हैं, तो आपका मतलब मोटिवेशन आपको जैसे कि उतार चढ़ाव काफ़ी सारे फेजेज आते रहते हैं। कभी मान लीजिए आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर नंबर कम मिला तो शायद डीमोटिवेट हो जाती होंगी। तो इस तरीके के फेज को आप कैसे मतलब हैंडल करते हैं? जब नंबर कम मिलता है ना, तो हाँ नंबर कम मिलता है, बट मुझे उस टाइम पे ऐसी फीलिंग आती है ये नंबर कम मिला है, मुझे और अच्छा करना है। हम जाके पूछते हैं सर ये यहाँ पे ये क्या गलती है, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और पता है जितनी बार मुझे कम नंबर मिला, तो सेकंड टाइम जब मैंने कोशिश की और टेस्ट वगैरह दिया, टेस्ट सीरीज़, तो उससे ज़्यादा ही नंबर मुझे मिले हैं। मतलब यहाँ तक कि आप ये समझिए क्लास में सर और बच्चे मुझे समझ ही गए हैं आंसर राइटिंग के लिए कि हाँ आंसर राइटिंग के लिए बस ज्योति आंसर राइटिंग। तो अभी जैसे थोड़ा टाइम पहले आप स्ट्रेटजी की बात कर रही थी कि अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो आप क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करती हैं? स्ट्रेटजी ये है कि जैसे कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है, आज जैसे पढ़ाया गया कोई भी टॉपिक, उसके घर पे आके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। हम तो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ये रखे हुए हैं मेरे शॉर्ट नोट्स, देख सकते हैं, ये है, हाँ ये हार्ड पावर वगैरह ये सब IR का है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कुछ शॉर्ट नोट इसी तरीके होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद कमेंट भी करते हैं कि शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाए, तो आप लोग इधर देख सकते हैं कुछ इसी तरीके से पूरी कॉपी में इन्होंने बनाया हुआ है। ये इकोनॉमिक्स का है, ऐसे ऐसे करके मतलब मैंने बनाया है, बना रखा है। और ये हाईलाइट भी किया है बनाने के बाद, आप लोग इधर देख सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा जानना चाहेंगे, मान लीजिए शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लेते हैं तो उसको रिवीजन कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग को क्या है कि याद करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको याद कैसे करते हैं? शॉर्ट नोट्स बना करके सैटरडे संडे स्पेशली हम क्या करते हैं कि टाइम दे रहे हैं सिर्फ रिवीजन के लिए। जैसे आज का शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया, आज कोई टॉपिक पढ़ाया गया, इसको मैंने बना लिया,
तो कल शॉर्ट नोट्स बनाने के पहले इसको रिवीजन करेंगे कि कल मैंने क्या लिखा था, क्या बनाया था, और जो चीज़ समझ में नहीं आती उसको हाईलाइट कर देते हैं और फिर उसको पढ़ते हैं। और पूरा ओवरऑल जो होता है वो सैटरडे संडे रिवीजन इतना इम्पॉर्टेंट है कि क्या ही बताए। एक बुक को बहुत सारे टॉपर्स भी कहते हैं, वही हम भी कह रहे हैं कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा एक बुक को आप 10 बार रिवाइज करो। जैसा सब कहते हैं वैसा हम भी कहते हैं और उस पर चलते भी हैं। एक चीज़ हम पूछना जो है भूल गए कि मीडियम आपका कौन सा है? मेरा मीडियम हिंदी है और हिंदी मीडियम से हम अपनी मेहनत से फर्स्ट रैंक लाने की क्षमता रखते हैं और मुझे लगता है कि हम मेहनत करेंगे ना तो मुझे ज़रूर मतलब हम हिंदी मीडियम से ला सकते हैं फर्स्ट रैंक, क्योंकि इम्पॉसिबल इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। यही सारी चीज़ें सोच के हम मोटिवेट होते हैं कि इम्पॉसिबल भी अपने आप में पॉसिबल है। तो देखिए, हाँ, टॉप 10 टॉप 100 में आना अच्छा है, बट हम मेहनत कर रहे हैं फर्स्ट रैंक के लिए। और हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप जरूर फर्स्ट रैंक लाएं, क्योंकि हिंदी मीडियम काफ़ी टाइम जो है अभी फर्स्ट रैंक शायद नहीं आया है, हमें तो जहां तक नहीं आया है अभी तक। अभी रवि सिहाग सर हैं, वो 18th रैंक लाए हैं। और देखिए, आना ना आना वो अलग बात है, बट हम अपनी मेहनत करेंगे, अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग चलेंगे और फर्स्ट रैंक लाने की दिल से इच्छा रखते हैं। और जब मेहनत करेंगे तो आई थिंक होगा ही पूरा, क्योंकि हम डिमोटिवेट क्यों हुए पहले से, हमें तो मोटिवेट रहना है ना, क्योंकि ये जर्नी मोटिवेशन वाली ही है। और सबसे ज़्यादा मोटिवेशन हमारे पेरेंट्स का होता है। बस मम्मी डैडी अच्छे सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। बाहरी तो लोग ये भी कहेंगे कि हाँ आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, मुझे भी बोल देते हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पेरेंट्स मुझसे बिलीव करते हैं, इतना काफ़ी है। तो हिंदी मीडियम के लिए आप कौन सा जो है न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो करती हैं? दैनिक जागरण एडिटोरियल पेज हम पढ़ते हैं, उसका सारी हेडिंग्स देख लेते हैं। दैनिक जागरण कभी कभी क्या, हाँ, ज़्यादातर द हिंदू और दैनिक जागरण पढ़ लेते हैं। द हिंदू की लाइंस देख लेते हैं, हेडलाइंस क्या हैं, बट दैनिक जागरण सही रहता है। और करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन वगैरह? योजना कुरुक्षेत्र, कभी योजना ले लेते हैं तो कभी कुरुक्षेत्र। और ध्येय आईएएस से परफेक्ट 7 मिलती है, वीकली मैगजीन है, परफेक्ट 7 मिलती है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वो भी सारी इंग्लिश और हिंदी का सारा रहता है उसमें, तो सर उसको हिंदी में करके देते हैं। न्यूज़पेपर और करंट अफेयर ऐसा, और डेली बेस पे करंट अफेयर हम वेबसाइट फॉलो करते हैं, डेली बेस पे करते हैं। और करंट अफेयर की स्पेशली एक आंसर राइटिंग करते हैं डेली, एक स्पेशली करंट अफेयर की आंसर राइटिंग, 2 जो क्लास चल रही होती है, जैसे ज्योग्राफी चल रही है 2 आंसर राइटिंग उसकी 3, और 2 अभी आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, तो 4-5 मेरा होता है। और ऑप्शनल भी 2-3, मतलब आप ये समझिए डेली बेस पे मेरा 5-6-7 आंसर राइटिंग हो जाता है। आज तक मैंने स्किप नहीं किया है आंसर राइटिंग, रिकॉर्ड है ये मेरा। जो एस्पिरेंट यहाँ खासकर प्रयागराज में तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए कितना मतलब बेहतर है प्रयागराज में तैयारी करना? प्रयागराज हो या दिल्ली, अगर बच्चा मेहनत करना चाहता है तो वो कहीं भी सक्सेस होगा। प्रयागराज और दिल्ली से मतलब नहीं, यहाँ बच्चे गांव में जिनके यहाँ लाइट नहीं है, प्रॉब्लम्स होती है, वो भी आईएएस बनते हैं। मोटिवेट तो उनसे होना चाहिए। और सेल्फ स्टडी या कोचिंग कोई भी सक्सेस नहीं दिलाती है। बच्चा अगर सेल्फ स्टडी करेगा तो ही सक्सेस होगा। कोचिंग में एडमिशन ले लेने से सारे बच्चे आईएएस नहीं बनते हैं, क्योंकि भीड़ लगी हुई है, ये हमारे सर भी कहते हैं। तो कोचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है कि कितना आप करते हैं। और खासकर जैसे कि जो गर्ल्स यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है या फिर यूपी पीसीएस की, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज या फिर क्या एक सजेशन रहेगा? जो गर्ल्स तैयारी करना चाहती हैं उनसे हम ये कहेंगे कि वो पहले इस क्षेत्र में आएँ, इस लाइन में आएँ, तो सेल्फ मोटिवेट रहें, क्योंकि लोग बहुत कुछ कहेंगे। और इसके साथ साथ एनसीईआरटीज़ पढ़ें, 6 to 12 या फिर 9 to 12 भी पढ़ सकते हैं, महेश बंडवाल सर की, और स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ सकते हैं। तो वो आएँ, और वो इसलिए आएँ कि उनकी जैसी और लड़कियां जो नहीं कर पा रही हैं किसी चीज़ की वजह से, उनको देख करके वो अगर आईएएस बने मेहनत से अपने, तो उनको देख के वो लड़कियां भी आगे आएँ। तो आपने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, खासकर जो है जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह है या फिर बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरा टारगेट भी है 23 और उस टारगेट पे हम लगे हुए हैं, अच्छे से आंसर राइटिंग पे फोकस कर रहे हैं। अभी मैंने टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी ज्वाइन की है, PMI ज्वाइन किया है, ध्येय में आंसर राइटिंग चल रहा है, अलग से मैंने भी अभी टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन किया है। तो मुझे मेहनत करके निकलना है। और मेरी फेवरेट लाइन है वो ये
कि जीतेंगे हम ये खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। जय हिंद। जय हिंद। तो हमारे जो व्यूवर्स हैं और हमारी तरफ से आपको अग्रिम भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दोस्तों हमें जो है ज्योति जी ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, खासकर जैसे कोचिंग्स के बारे में बताया और साथ साथ जो है अपना क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करती है, सारी चीज़ें बताई, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका कोई सजेशन या सुझाव होता है तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप जो है हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।